का मुसलहपुर हाट, जो इलाका कभी छात्रों के सुनहरे भविष्य का गवाह बनता था, आज वो एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का केंद्र बन चुका है। दो नामी कोचिंग संचालकों की आपसी रंजिश, रात के अंधेरे में चली गोलियां और एक शिक्षक की गिरफ्तारी, फिर अचानक नेपाल के एक छोटे से संदिग्ध हालात में हुई एक नौजवान की मौत। इन कड़ियों को जोड़े तो समझ आता है कि पटना की कोचिंग मंडियों के पीछे कितनी गहरी और डरावनी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद जब बेऊर जेल से जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने फैजल खान के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया। जेल से बाहर आते ही उन्होंने एक एक कर ऐसे 10 बड़े और सनसनीखेज दावे किए जिससे पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। चलिए जानते हैं रोशन आनंद के 10 वो बड़े दावे क्या है और क्यों इस खेल के तार अब सीधे नेपाल से जुड़ रहे हैं। दावा नंबर 1, भाई की हत्या का दावा। सलाखों के पीछे से बाहर आते ही रोशन आनंद के चेहरे पर छोटे भाई को खोने का गम और दावों में तीखापन साफ नजर आ रहा था। उन्होंने मीडिया के सामने सबसे पहला और बड़ा दावा अपने भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर किया और इसे सोची समझी हत्या करार दिया। विवाद 2 जून की रात को फैजल खान के संस्थान खान ग्लोबल स्टीज के बाहर फायरिंग से शुरू हुआ था। पुलिस ने रोशन आनंद को पकड़ा, जबकि उसके भाई प्रिंस यादव आरोपी बनने के बाद नेपाल के विराटनगर चले गए, जहां होटल में उनकी लाश मिली। रोशन आनंद का दावा है कि ये खुदकुशी नहीं है, बल्कि फैजल खान द्वारा रची गई हत्या है। प्रिंस के शरीर और आंख पर चोट के गहरे निशान मिले हैं, जो बेरहमी से मारपीट की गवाही देते हैं। सच दबाने के लिए प्रिंस को रास्ते से हटाया गया। दावा नंबर 2, रची गई मर्डर की साजिश। रोशन आनंद ने सिर्फ हत्या का आरोप नहीं लगाया, बल्कि उन नामों को भी सामने रखा जिन पर उन्हें पूरा शक है। इस पूरी साजिश के पीछे उन्होंने शिक्षा और व्यापार जगत के 2 बड़े चेहरों का नाम लिया। जेल से रिहा होकर कोचिंग पहुंचे रोशन आनंद ने कैमरे पर दावा किया कि भाई प्रिंस की हत्या के पीछे खुद फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद है। ये दोनों उनके बढ़ते प्रभाव से परेशान थे। जब रोशन जेल में बंद थे और बाहर पैरवी करने वाला कोई नहीं था, तभी इन दोनों ने सिंडिकेट के जरिए नेपाल में प्रिंस की रेकी करवाकर वारदात को अंजाम दिलवाया। ये सिंडिकेट रास्ते में आने वाले हर शख्स को हटाना चाहता है। दावा नंबर 3, जेल में जानलेवा हमला होना। रोशन आनंद का तीसरा दावा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि साजिश सिर्फ बाहर ही नहीं चल रही थी, बल्कि खुद उन्हें भी जेल के अंदर हमेशा के लिए खामोश करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। रोशन आनंद ने दावा किया कि बेऊर जेल के अंदर उनकी हत्या की गहरी साजिश रची गई थी। फायरिंग केस में फैजल खान के जो 2 निजी सुरक्षा गार्ड जेल में बंद है, उन्होंने रोशन पर भारी दबाव बनाने की कोशिश की। जेल परिसर के भीतर ही उन्हें घेर कर जानलेवा हमले का ताना बाना बुना गया था, लेकिन जेल प्रशासन की मुस्तैदी और सही समय पर सुरक्षा बढ़ा देने के कारण हमलावर नाकाम रहे। जो सिंडिकेट जेल के भीतर हमला कर सकता है, उसकी ताकत का अंदाजा खुद लगाइए। दावा नंबर 4, समझौते के लिए भारी दबाव। चौथा दावा उस धमकी और मानसिक दबाव को लेकर है जो रोशन आनंद को सलाखों के पीछे दिया जा रहा था। उनका कहना है कि भाई की मौत उसी धमकी का नतीजा है जिसके आगे वो झुके नहीं।
रोशन आनंद ने रोते हुए दावा किया कि 13 जून को जेल के अंदर उन पर फैजल खान के साथ हर हाल में समझौता करने का भारी दबाव बनाया गया। उन्हें संदेश भिजवाया गया कि बात न मानने पर अंजाम बेहद बुरा होगा। रोशन ने कहा, मैंने उनकी धमकियों के आगे घुटने नहीं टेके, समझौते से इनकार कर दिया और आज नतीजा सबके सामने है। मेरे छोटे भाई को मार दिया गया। ये दावा साफ करता है कि प्रिंस की मौत के तार जेल की धमकियों से जुड़े हैं। दावा नंबर 5, नार्को टेस्ट कराने की मांग। अपने 5वें दावे में रोशन आनंद ने फैजल खान की सोशल मीडिया वाली छवि पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने फैजल खान को शातिर बताते हुए सरकार से एक बड़ी कानूनी जांच की मांग कर दी। रोशन आनंद का दावा है कि फैजल खान दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है जो जनता और पुलिस के सामने मासूमियत का नाटक कर रहा है। 2 जून की रात की घटना पर शुरुआत में फैजल खान ने कहा कि गोलीबारी दूसरों ने की, लेकिन वीडियो वायरल होने पर साफ हो गया कि गोलियां उनके अपने गार्ड्स ने चलाई थी। रोशन आनंद ने मांग की कि सच सामने लाने के लिए फैजल खान को तुरंत नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि उनकी लिखी स्क्रिप्ट का पर्दाफाश हो सके। प्रतिद्वंदियों को कुचलने का षड्यंत्र। छठा दावा फैजल खान की कार्यशैली को लेकर है। रोशन आनंद का कहना है कि शिक्षक के भेष में छुपा असली चेहरा कुछ और ही है, जो केवल दूसरों को बर्बाद करने की योजना बनाता है। रोशन आनंद ने तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि फैजल खान अब शिक्षक नहीं रहे, वो पढ़ाते कम हैं और दिन भर से प्रतिद्वंदियों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते हैं। पटना के कोचिंग मार्केट में जो भी ईमानदारी से आगे बढ़ता है, फैजल खान अपने सिंडिकेट के दम पर उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। 2 जून का पूरा विवाद भी इसी साजिश का हिस्सा था ताकि ज्ञान बिंदु एकेडमी को बदनाम कर उन्हें रास्ते से हमेशा के लिए हटाया जा सके। एक तरफा और पक्षपातपूर्ण पुलिस कार्रवाई। 7वें दावे में रोशन आनंद ने सीधे पटना पुलिस और बिहार सरकार के एक रसूखदार हिस्से को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्हें पुलिस पर पूरी तरह पक्षपात करने का आरोप लगाया। रोशन आनंद ने सवाल उठाया कि 2 जून की रात की घटना के बाद पुलिस ने सुबह 4 बजे ही उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उन्हें मामले की जानकारी भी नहीं थी। दूसरी तरफ फैजल खान पर एफआईआर होने और पर्याप्त समय मिलने के बावजूद पुलिस ने उसे छुआ तक नहीं। उनका दावा है कि बिहार सरकार के कुछ बड़े मंत्रियों का हाथ फैजल खान के सिर पर है। इसी राजनीतिक संरक्षण के कारण पुलिस उनके सामने नतमस्तक है। दावा नंबर 8, गार्ड्स का बयान पूरी तरह मनगढ़ंत। 8वें दावे में रोशन आनंद ने पुलिस की जांच फाइल्स में दर्ज सुरक्षा गार्ड्स की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया और इसे फैजल खान का बुना हुआ जाल बता दिया। गिरफ्तार गार्ड्स ने बयान दिया था कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, लेकिन रोशन आनंद का दावा है कि ये बयान दबाव में दिलाया गया। वो सुरक्षा गार्ड सीधे फैजल खान के आदेश पर फायरिंग कर रहे थे। बाद में जब मामला कानूनी रूप में फंस गया तो फैजल खान ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर पुलिस से मिलकर ऐसी मनगढ़ंत कहानी तैयार करवाई जिससे पूरी गलती रोशन आनंद के सिर मढ़ दी जाए और वो खुद बच निकले। दावा नंबर 9, बिहार में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। 9वां दावा नेपाल पुलिस की शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम को लेकर था। रोशन आनंद को विदेशी जमीन पर हो रही जांच का बिल्कुल भरोसा ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने मांग उठाई थी कि दोबारा पोस्टमार्टम हो। नेपाल के विराटनगर की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर 5 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन रोशन आनंद का दावा था कि फैजल खान का सिंडिकेट इतना मजबूत है
कि वो नेपाल की रिपोर्ट का बदलाव कर सकता है। इसीलिए उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रिंस के शव का बिहार में डॉक्टरों की स्वतंत्र मेडिकल टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि नेपाल से मिले चोट के निशानों की रिपोर्ट को दबाने की कोशिश हो सकती है। दावा नंबर 10, सीबीआई जांच कराने की मांग। 10वां और आखिरी दावा बिहार पुलिस की सीमाओं और न्याय व्यवस्था को लेकर। रोशन आनंद का मानना है कि इस अंतरराष्ट्रीय कड़ियों वाले सिंडिकेट का सच सिर्फ देश की सबसे बड़ी एजेंसी ही निकाल सकती है। रोशन आनंद ने साफ कहा कि पटना पुलिस फैजल खान के प्रभाव में है और मामले के तार नेपाल से जुड़ चुके हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच बिहार पुलिस के बस की बात नहीं। उन्होंने खुद को सच्चा सनातनी बताते हुए देश की न्यायपालिका पर भरोसा जताया और मांग की कि भाई की संदिग्ध मौत और 2 जून के पूरे विवाद की जांच तुरंत सीबीआई को सौंपी जाए, तभी फैजल खान और उसके पीछे खड़े बड़े सफेदपोश बेनकाब होंगे। पटना के कोचिंग हब की ये जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रोशन आनंद द्वारा जेल से बाहर आते ही फैजल खान के खिलाफ किए गए ये 10 बड़े दावे साफ इशारा कर रहे हैं कि ये विवाद अभी और बढ़ेगा। एक तरफ फैजल खान कानूनी दाव पेच और कोर्ट का रुख कर खुद को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ रोशन आनंद अपने भाई की मौत को मर्डर बताकर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन दोबारा पोस्टमार्टम, सीबीआई जांच की मांगों पर क्या कुछ कहता है, क्या एक्शन लेता है। लेकिन इस पूरी रंजिश ने शिक्षा के बड़े बड़े दावे को पीछे छिपाकर रसूख और साजिशों के खौफनाक खेल को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।